नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम के साप्ताहिक अंक में आप लोगों का स्वागत है। हमारे साथ हर हफ्ते जैसा कि आनंद वर्धन जी रहते हैं और अभय जी रहते हैं, तो इस हफ्ते भी वो दोनों मौजूद हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है। हमारे देश की राजनीति या हम कहें चुनावी राजनीति एक ज़्यादा गतिविधियों वाले चरण में पहुंच चुकी है। चुनाव प्रचार शुरू होने वाले हैं। पहले दौर के मतदान के लिए जो नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया थी वो तकरीबन पूरी हो चुकी है। तो इस संदर्भ में देश की राजनीति में किस तरीके के मुद्दे आ रहे हैं, पिछले हफ्ते जो घटनाक्रम हुए उनके बारे में हम किस तरह की समझ बनाएं, इसके बारे में हम आनंद वर्धन जी और अभय जी से बातचीत करेंगे। आप दोनों का स्वागत है। पहला सवाल मैं आनंद वर्धन जी आपसे ही करना चाहूंगा। जो इंडिया गठबंधन है उसके दो मुख्यमंत्री, उससे जुड़े दलों के दो मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं। पिछले हफ्ते में इसको लेकर काफी उथल पुथल रहा, खासतौर पे आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। वो आज एक रैली भी कर रहे हैं दिल्ली में। तो इन सब चीजों को लेकर क्या हम यह कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन एक रणनीतिक रूप से गुलबंदी कर रहा है, जनता की गुलबंदी करने में सफल हो पा रहा है, या सिर्फ कुछ हल्के फुल्के चहल पहल है, और जैसा कि कई बार होता है कि वो धीरे धीरे मुद्दा शांत हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुफीद स्थिति बनी रहेगी। आप इसे कैसे देखते हैं? कमल जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट है। जैसे 2022 में 9 अगस्त को जब नीतीश जी एनडीए छोड़ के इस महागठबंधन में आए थे और फिर उन्होंने चर्चा शुरू की थी कि एक ऑपोजिशन का एक फ्रंट होना चाहिए और उन्होंने उसमें बहुत मेहनत भी की थी। तो वो आज आज इर्रिस्पेक्टिव कि नीतीश जी कहाँ हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के बनाने में उनका एक महत्वपूर्ण भूमिका थी और आज अब इंडिया गठबंधन में चाहे नीतीश जी रहें या ना रहें या कोई भी रहे या ना रहे, वो एक स्वरूप तो ले चुका है। इफेक्टिव होगा नहीं होगा वो एक दूसरी बात है। उसी तरह से केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी ने एक एक महत्वपूर्ण टर्न लिया है और खास करके ये उस समय हुआ है जब पहले दौर का नामांकन, पहले दौर के मतदान की प्रक्रिया अब वो मतदान शायद 10 या 11 तारीख को मतदान हो जाएगा, 11-12 तारीख को। तो मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये एक टर्निंग पॉइंट है। मैं दो तीन चीजें कह दूंगा। बीजेपी की दिक्कत क्या हो रही है कि बीजेपी को अभी तक अपना जिसको कहते हैं ना उसको कुछ मिल नहीं रहा है मुद्दा। मैं आज सुबह देख रहा था किसी चैनल को, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कि जरा देखा जाए रैली का क्या हो रहा है। तो आम आदमी पार्टी की जो ऑफिशियल साइट है उस पे वो केवल अपनी एलईडी में सब सब बड़े नेताओं का एक के बाद एक पोस्टर चला रहे हैं। उस समय कहीं से सुधांशु द्विवेदी जी आ गए थे और हरदीप पुरी जी थे। अब सुधांशु द्विवेदी जी जिस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे थे, सारे भ्रष्टाचारी आज मिल के भ्रष्टाचारी, आज पर उनके पास अपना कुछ कहने को नहीं था, केवल और केवल कोसने का काम कर रहे थे कि ये सारे भ्रष्टाचारी हैं, मोदी जी इधर आ गए हैं। और एक उन्होंने नई बात कही कि हम लोग पहले पार्टी और व्यक्ति हैं जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम बोले थे, ये लोग तो गदर कहने वाले लोग हैं। ये इस तरह का जिसका कोई मतलब आज हमें और आपको इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या हमारे घर में गैस सस्ती हो जाएगी या हमारा पेट्रोल का बिल कम हो जाएगा? तो वो उनके पास अभी भी कोई मुद्दा नहीं है और पब्लिक मुद्दा ढूँढ रही है। मैं 2 चीज़ें इसलिए ज़रा कर दूँ कि अब वो एक चीज़ अरविंद केजरीवाल के उसमें एक एक गुगली देने की, एक ट्विस्ट करने की ज़रूरत कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जा रहा है कि साहब ये इंटरनेशनल लोग हैं और इन्वॉल्व हो रहे हैं और देखिए ये इंटरनेशनल साजिश है। इस तरह का एक धीरे-धीरे एक नैरेटिव भेजने की कोशिश की जा रही है। देखिए अमेरिका भी इसमें बोल रहा है और देखिए जर्मनी भी बोल रहा है, यूएन भी बोल रहा है। एक तो ये दर्शकों को समझ लेना होगा कि ना इसमें अमेरिका बोल रहा है, ना जर्मनी बोल रहा है, ना यूएन बोल रहा है। जर्मनी के जो सेबेस्टियन फिशर हैं, जो उनके ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन हैं, उनसे प्रश्न पूछा गया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेके। उसके जवाब में उन्होंने ये कहा था कि भई अगर एक चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हुआ है, तो उसकी प्रॉपर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सारा वक्तव्य जवाब के रूप में था। उसी तरह से अमेरिका का जो उनका स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन हैं, उन्होंने ईमेल का जवाब दिया था। उन्होंने स्वतः आके कोई स्टेटमेंट वो व्हाइट हाउस से बाहर निकल के नहीं बोलने लगे। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ मोदी जी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना किसी की पूरी भाजपा में किसी की औकात है कि बिना उनसे पूछे कुछ गुड मॉर्निंग का जवाब भी दे दे कि गुड मॉर्निंग कह के भाई इधर से गुड मॉर्निंग करना है कि गुड आफ्टरनून हो गया है। तो वो भी कहने की हिम्मत नहीं है।
ये सारी चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं कि दीज आर रिएक्शंस। इवन यूएन के जो स्टीफन वो है स्पोक्स पर्सन, ये सारी चीजें आप अगर विश्व में कहीं है तो बड़ी घटना है। आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अगर अगर जेल के अंदर बंद कर रहे हैं, बिल्कुल इसकी बात चर्चा होनी चाहिए पूरी दुनिया में, अगर डेमोक्रेसी को बचाने की बात है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, एक एक और बड़ा मुद्दा है जो अभय जी से भी मैं समझना चाहूंगा। अभय जी, ये मैं ऐसे ही कल देख रहा था, हमारे यहाँ करीब करीब 98 करोड़ वोटर है, 98 करोड़। अमेरिका में 16 करोड़ वोटर है, जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, जहां से सीखने को कहा जाता है सीखिए। जर्मनी में 6 करोड़, यूनाइटेड किंगडम में 5 करोड़। जो भी मेजर डेमोक्रेसीज को अगर आप जोड़ लीजिए, उनके यहाँ कुल जितने वोटर नहीं, उतने यहाँ अकेले हमारे यहाँ वोटर है। तो आज मानी हुई बातें हैं कि दुनिया में जहां पे भी लोकतंत्र है, लोग इससे बिल्कुल प्रभावित होते हैं कि हमारे यहाँ किस तरह से उस लोकतंत्र प्रभावित किया जा रहा है। और चूंकि बीजेपी में ये आदत नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी में ये आदत नहीं है कि कोई प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर दें। प्रश्न जब पूछेंगे, आप पूछेंगे कि कितना बजा है, तो बोलेंगे कि दिल्ली अभी दूर है। वो अजीब अजीब तरह से प्रश्न के जवाब दिए जाते हैं। मैं एक अबे भाई, तो कल मैंने एक और कहीं से एक डेटा आ गया मेरे आंख के सामने, और मुझे उसको देख के दुख इस बात का हुआ है कि मुझे हरदम गर्व रहता था कि मैं कैसे देश में पैदा हुआ हूं, जहां अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, जहां मैं निर्भीकता से अपनी बात कहता हूं, और दूसरा, मैं अपने धर्म को जैसे प्रैक्टिस करना चाहूं वैसे प्रैक्टिस करता हूं। एक रैंकिंग इन डेमोक्रेसी, एक रैंकिंग इन डेमोक्रेसी का एक डेटा है। वो जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी है, मैं नाम उसका भूल रहा हूं। उस यूनिवर्सिटी ने डेटा किया, वो अगर कोई भी ढूंढेगा तो मिल जाएगा, इट इज देयर। वो 2-3 साल पुराना डेटा है। उसमें दुनिया की 176 डेमोक्रेसीज को उन्होंने रैंक किया है। और मैं जरा आपसे समझना भी चाहूंगा, उन्होंने 1 से 35 जो डेमोक्रेसीज है उसको उन्होंने वर्किंग डेमोक्रेसी कहा। डेनमार्क सबसे नंबर 1 पे है, उसमें 20 नंबर पे शायद यूके है। फिर उन्होंने 36 से 81 नंबर की डेमोक्रेसीज को डेफिशिएंट डेमोक्रेसी कहा है, और इसमें अमेरिका भी है, उनके यहाँ डेफिशिएंट डेमोक्रेसी। हम 85th नंबर पे, 85 नंबर पे हैं, और हमारे यहाँ की उसको डेमोक्रेसी की कैटेगरी हाइब्रिड रिजीम की बात कही गई। हाइब्रिड रिजीम मतलब मुझे मुझे इस देख के ये लगा कि आप गाली दे दीजिए कि अरे वो सब वैसे ही हैं, उन्होंने कर दिया, उनको क्या पता। आप गाली देके किसी को किनारे कर सकते हैं, पर दुनिया आपको देख रही है। तो मैं थोड़ा अभय जी से भी ये समझना चाहूंगा, ये हाइब्रिड रिजीम जो मैंने पढ़ा, वो तो बहुत ही मतलब जो अंग्रेजी में उसका डिक्शनरी मीनिंग है, उसका मतलब तो भाई ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो साफ साफ कह रहा है। इन सारी चीजों में आज की जो रैली हो रही है या रैली होगी, अब जो चुनाव होने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें अगर दुनिया की नजर हमारे ऊपर है, तो शायद वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति है जिसको लगता है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ हो रहा है, जिस तरह से संस्थाओं पे कब्जा है, वो खत्म हो। तो मैं तो अभय जी इसलिए देख रहा हूं कि ये इंटरफियरेंस इन आवर डेमोक्रेसी नहीं है। ये एक स्वाभाविक बात है कि लोग उधर देखते हैं। मैं अमेरिका की तरफ क्यों देखता हूँ, क्योंकि पढ़ाई के लिए बहुत से लोग वहां जाना चाहते हैं। वहां लगता है कि पढ़ाई की अच्छी संभावना है। अभय जी। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आनंद जी ने अभी जो अपने अवलोकन व्यक्त किए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है, और उनकी ये बात बिल्कुल सही है कि सारी दुनिया इस वक्त भारत की तरफ देख रही है, और भारत में जो घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं उनके लिए आश्चर्यजनक हैं, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र पहले कभी भी ऐसा नहीं था। भारतीय लोकतंत्र में पहले कभी भी ऐसा कानून नहीं बनाया गया था कि जिसमें जो बनाया गया था आतंकवादियों और उनको दी जाने वाली फंडिंग को रोकने के लिए, और उस कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष को नेस्त नाबूद करने के लिए। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरीके से, इसी मकसद से पीएमएलए कानून की धारा 17, धारा 18 और धारा 45 का इस्तेमाल पहले उन्हें बदला, और उनका उस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस वक्त इस कानून को बदला जा रहा था और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को शक्तिशाली बनाया जा रहा था, उस वक्त हम में से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था इस कानून का इस्तेमाल कैसे होगा। लेकिन भाजपा के रणनीतिकारों में, नरेंद्र मोदी के आसपास रहने वाले लोगों के दिमाग में ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट थी। आज घटना सिंहावलोकन हम लोग कर सकते हैं, पूरी तरह स्पष्ट रही होगी, क्योंकि सारी राजनीतिक दल किसी न किसी रूप में काले धन का इस्तेमाल करते हैं। काले धन की गोलबंदी उन्हें करनी पड़ती है अपनी राजनीतिक प्रक्रिया को चलाने के लिए।
इसलिए इस कानून के जरिए हम किसी को कभी भी दबोच सकते हैं, और आज वही हो रहा है। आप देखिए, अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आंकड़ों में से स्पष्ट हो जाएगा कि 2019 से राजनीतिक नेताओं के खिलाफ, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ पीएमएलए कानून में दर्ज मुकदमों की संख्या में 300-400 गुना वृद्धि हुई है, और वो हर साल बढ़ता चला जा रहा है। पिछले साल सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं, ये स्थिति है। तो ये योजना उनकी पहले से चली आ रही है, और इस योजना के कारण ही कानून का किस तरीके से अपने विपक्षियों के मुकाबले वेपनाइजेशन किया जाता है, कानून को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज सारी दुनिया देख रही है। जब जर्मनी का प्रतिनिधि, अमेरिका का प्रतिनिधि या संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधि किसी सवाल के जवाब में, किसी ईमेल के जवाब में ये कहता है कि भाई कानून को अपना काम करना चाहिए, ड्यू कोर्स पूरा होना चाहिए, तब ये सारी गतिविधियां होनी चाहिए, तब उसका इशारा यही होता है। धीरे धीरे जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो इन लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं में पीएमएलए का नाम भी आएगा, और ये पूरी योजना जो बनाई है सत्ताधारी दल ने, और किस तरीके से विपक्ष को नेस्तनाबूद करना है, उसकी पूरी तरीके से कमर तोड़ देनी है, उसके आर्थिक संसाधनों को भी ब्लॉक कर देना है, ये सारी की सारी आएगी। अभी तो भारत के चुनाव आयोग के ऊपर सवालिया निशान लगना शुरू होगा। ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं यही नहीं रुकेंगी। भारत का चुनाव आयोग बैठा हुआ है हाथ पे हाथ रखे हुए, वो इनकम टैक्स वालों से ये भी नहीं कह सकता है कि आप भाई कांग्रेस को जो आपने नोटिस दिया है 3000 करोड़ से ऊपर का, उस नोटिस को आप 10 जून के बाद भी दे सकते हैं। चुनाव आयोग कुछ भी नहीं कर रहा है। पूरी स्थिति ऐसी है कि पूरा भारतीय लोकतंत्र, कानून और जितनी भी संस्थाएं हैं, जो लोकतंत्र संस्थागत प्रक्रियाओं का नाम है, जितनी भी संस्थाएं हैं, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शिकंजे में बंद हैं, और ये एक पार्टी के उपांगों की तरह काम कर रही हैं, ये पार्टी के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरह काम कर रही हैं। ये सरकार की संस्थाएं नहीं रह गई हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का औजार, एक पार्टी का औजार बन गई है, और उसको चुनाव जिताने के लिए चुनाव जिताने में भूमिका निभा रही है। ये जो 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा, इसके नतीजे अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उसी तरीके से आते हैं जिस तरह की भविष्यवाणियां नरेंद्र मोदी और उनकी मंडली कर रही है, तो निश्चित रूप से उसमें भारत की सरकारी संस्थाओं की भूमिका होगी। तब हम ये तखमीना लगा पाएंगे कि सरकारी संस्थाओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी का कौन कौन सा उम्मीदवार जीता, कहां किस प्रदेश में ये प्रभावी हुआ। तो पूरा का पूरा भारतीय लोकतंत्र एक तरह से कारागार में खड़ा हुआ है, और उस कारागार के सामने जो सरकारी एजेंसियां हैं वो चौकीदार की तरह खड़ी हुई हैं, वो जिसको चाहती हैं उठाकर उस कारागार में बंद कर देती हैं। ये केवल अरविंद केजरीवाल या हेमंत सोरेन का प्रश्न नहीं है, ये सत्येंद्र जैन का या मनीष सिसोदिया का प्रश्न नहीं है, ये केवल उन नेताओं का प्रश्न नहीं है जिनके ऊपर ईडी की तलवार लटकी हुई है, जिनके छापे पड़े थे। आप देखिए ना, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। निर्मला सीतारमण जो कि इस देश की वित्त मंत्री हैं, उनके पति जो कि अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड है। आप सोचिए, ये तो हमारे देश का विपक्ष थोड़ा कमजोर है, वो मुद्दों को जल्दी से पकड़ता नहीं है, वरना वो इस बात को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई करता, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने पेश करता। आप सोचिए कि भाई वो कौन सी कंपनियां हैं जो केवल इसलिए बनाई गई कि उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के भारतीय जनता पार्टी को दान देना है, उसके बाद और उन कंपनियों का कोई भूमिका नहीं है। वो कौन सी कंपनियां हैं जिनका जो घाटे में चल रही थी, लेकिन वो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर सत्ताधारी दल को, और या जो जिन विपक्षी पार्टियों की राज्यों में सरकार हैं उनको भेंट करती हैं। अब ये कंपनियां, वो कौन सी शेल कंपनियां हैं? अब ये शेल कंपनियां किसने बनाई? जरा सी जांच की जाएगी तो पता लग जाएगी ये शेल कंपनियां किसने बनाई। वहां तक उसकी पहुंच जाएगी। बिल्कुल स्पष्ट है कि काले धन को किस तरीके से कानून के जरिए सफेद करने के लिए कानून बनाया गया, ताकि सत्ताधारी दल उसका अधिकतम हिस्सा हड़प सके और उसके जरिए पूरे देश में एसेट्स क्रिएट कर सके। सारे देश में पिछले 5-7 साल में भारतीय जनता पार्टी के भव्य महलनुमा दफ्तर बने हैं। दिल्ली में राउज एवेन्यू का दफ्तर बना हुआ है, और भी राज्यों में इस तरीके के बड़े बड़े दफ्तर बने हैं। ये पैसा कहां से आया भारतीय जनता पार्टी के पास?
ये पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आया। अच्छा, अब सवाल ये है कि इतनी एसेट्स क्रिएट कर दी है इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके जरिए एक काले धन को सफेद किया जा सकता है। जाहिर है कि अब ये बात अदालत में जाएगी और अदालत में ये अपील की जाएगी कि जिन जिन राजनीतिक दलों को ये पैसा मिला है, उन्होंने जिन उस पैसे से जो एसेट्स बनाई हैं, जो संपत्तियां खरीदी हैं, उस सारी संपत्तियों को जब्त किया जाए। उसमें ज्यादातर संपत्तियां भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी ने खुद भी ये नजीर बना दी है आम आदमी पार्टी के मामले में कि आम आदमी पार्टी को उसने कंपनी बनाकर और उसके अध्यक्ष को, संयोजक को उसने सीईओ बनाकर अदालत में पेश किया है। ये नजीर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी इस्तेमाल होगी। देखिए, जिस चीज को भारतीय जनता पार्टी अपनी विजय समझ रही है, ये उसके खिलाफ एक जबरदस्त और दीर्घकालीन संग्राम की शुरुआत है। ये लड़ाई कैसे कैसे आगे बढ़ेगी, ये लड़ाई कानूनी फ्रंट पे कैसे लड़ी जाएगी, ये लड़ाई चुनावी फ्रंट पे कैसे लड़ी जाएगी, ये लड़ाई सड़कों पर किस तरीके से लड़ी जाएगी, ये अभी तय होना बाकी है। मैं इस बात को मानता हूं कि विपक्ष हमारा कमजोर है, विपक्ष रणनीतिक काहली का शिकार है। बहुत सारे मुद्दे प्लेट पर रखकर भारतीय जनता पार्टी ने उसे दिए हैं जिनका उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, करना शुरू नहीं किया है। लेकिन देर सवेर ये सब काम होगा। विपक्ष अभी कुछ फंसा हुआ है, कुछ बचाव की मुद्रा में ज्यादा लगता है, लेकिन देर सवेर ये सारा काम होगा। मैं ये भी मानता हूं कि जो रैली रामलीला मैदान में हो रही है, इसमें हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वहां रैली बहुत भीड़ जमा हो चुकी है। इस तरह की बहुत सी रैलियां अभी तक हो जानी चाहिए थी, काफी देर हुई है, लेकिन अब ये सिलसिला शुरू हो गया है, देर से ही सही। लेकिन चुनाव का जो भी परिणाम हो, मैं नहीं कहता हूं कि ये लड़ाई चुनाव के परिणाम के साथ खत्म नहीं होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत जाती, इसका ये मतलब नहीं समझ लेना चाहिए कि इसके बाद ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। देखिए, भारतीय लोकतंत्र बहुत पुराना है, जमा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस लोकतंत्र को भीतर से नियोजित रूप से बदलने का प्रयास कर रही है और उसमें उसने 3 बड़ी योजनाएं बनाई उसने पहले कार्यकाल के दौरान। पहली योजना थी जनधन योजना, ताकि उसके जरिए वो लाभार्थियों को बहुत बड़ा संसार बना सके, ताकि उस जनधन योजना के जरिए महंगाई और बेरोजगारी और इनकी जो प्रशासन संबंधी विफलताएं हैं, उन विफलताओं के कारण एंटी इनकम्बेंसी तीखी ना हो पाए, हमेशा नरम बनी रहे। जनधन योजना की भूमिका ये थी। दूसरी योजना उसने बनाई पीएमएलए कानून में संशोधन करके, ताकि वो विपक्ष की कमर तोड़ सके। और तीसरी योजना उसने बनाई इलेक्टोरल बॉन्ड की, ताकि वो बहुत बड़े पैमाने पर काले धन को कानूनी जरिए से अपने खजाने में ला सके। ये 3 योजनाएं इस लोकतंत्र को कंट्रोल और कैप्चर करने की योजनाएं हैं। इस लोकतंत्र की शक्ल को भीतर से बाहर तक बदल लेने की योजनाएं हैं और अब ये बात खुलकर सामने आ गई है। अभी तक बात छिपी हुई थी, घटनाक्रम चल रहा था, पकड़ में नहीं आ रही थी बात पूरी तरीके से। लेकिन भाजपा की ये तीनों योजनाएं, मैं कहता हूं ये तीनों षड्यंत्र, ये पूरी तरीके से, अब देखिए बहुत से लोग, जैसे आप सड़क में, आप दिल्ली में टैक्सी में यात्रा कीजिए तो टैक्सी ड्राइवर कहेगा कि ये जो पैसा लोगों को दे दिया जाता है, जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, इससे लोगों में काम करने की इच्छा समाप्त होती जा रही है। अगर हम मतलब बहुत सारी इस तरह की चर्चाएं इसके ऊपर चल रही हैं। भारत के गरीबों को अराजनीतिक बनाना, भारत के गरीबों को नाकारा बनाना, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं और ये इसके संचित परिणाम बहुत भयानक होने वाले हैं। अगर हमने, आप वो आनंद जी कह रहे हैं हाइब्रिड, ये हाइब्रिड भी नहीं रहेगा। हाइब्रिड का मतलब हुआ है कि भाई कुछ निरंकुशता है और कुछ लोकतंत्र है, दोनों का ये घालमेल हो रहा है, इसमें निरंकुशता थोड़ी हावी दिख रही है, यही तो हुआ हाइब्रिड का मतलब। लेकिन ये इसमें लोकतंत्र की मात्रा बहुत कम होती चली जाएगी, लोकतंत्र बहुत कम रह जाएगा। इसलिए सबको मिलजुल के लड़ाई लड़नी है। 1 जुलाई से नई अपराध संहिता लागू होनी है। जैसे ही नई अपराध संहिता लागू होगी, वैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर भी कंट्रोल करना शुरू हो जाएगा। अभी फैक्ट चेक को भले ही सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है, लेकिन ये ऐसा ही नहीं रहेगा, सरकार किसी दूसरे जरिए से उस चीज को सामने लाएगी। आज जो रैली हो रही है उसमें और उसके पहले भी अरविंद केजरीवाल की पत्नी थोड़ी सक्रिय दिख रही हैं और मैंने पढ़ा कि हेमंत सोरेन की पत्नी भी आज की रैली को संबोधित करेंगी। मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि इस तरीके की जो गतिविधियां हैं उससे क्या कोई सहानुभूति वाला तत्व जुड़ता है? जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा मामला सामने आया है, क्या हम ये कह सकते हैं कि नैरेटिव के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा डिफेंसिव रुख पे है या नहीं है,
या जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि अक्सर इस तरह की चीज़ें होती हैं और उनका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन क्या चुनाव के इन वक़्त पर इस मामले का हम कुछ प्रभाव देख सकते हैं या दिख रहा है आपको आनंदवर्धन जी? कमल जी, मैं इस पे आऊं, जहां तक इलेक्टोरल बॉन्ड की है, मैं एक शब्द कह दूं, डिफेंसिव नहीं दिख रही है। वो फील्ड छोड़ के भाग गई है, वो खेलने ही को, उस पिच पे आने को ही नहीं तैयार है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के पिच पे वो उस पिच को छोड़ के उस स्टेडियम से बाहर बैठी हुई। लेकिन मैं अब कमल जी, इसलिए मैं थोड़ी इस बात को कह रहा हूं, मैं जानता हूं कि कई दर्शकों को लगेगा क्या बोरिंग बात बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा ये समझना भी जरूरी है हम सबको, क्योंकि हम लोग जब अबे भाई, एक दो चीजें जिस तरह से मैं देख रहा हूं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि विदेशी जो है वो दे शुड नॉट इंटरफियर इन आवर इंटरनल मैटर। मैं उस बात को नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी जाके वहां चुनाव प्रचार आपकी बात ट्रम्प सरकार कर रहे हैं, वो इंटरफेरेंस नहीं था। आज के अखबार की खबर पढ़िए, हिंदुस्तान की ईडी एप्पल को अप्रोच कर रही है, एप्पल कंपनी को, कि साहब ये केजरीवाल साहब का जो फोन है उसको खोलने का आप हमें पासवर्ड ये दीजिए। तो एप्पल जो है इंटरनेशनल संस्था है, अगर आज एप्पल उनको अपना पासवर्ड देगी तो मतलब मैं भी एप्पल फोन यूज करता हूँ, आप भी करते हैं, और ईमानदारी से बताऊं, मुझे कभी समझ में नहीं आता था ये महंगा, इतना महंगा फोन होता क्यों है। मेरे घर के कुछ बच्चे जो हैं कुछ वो ला के दे देते हैं, मुझे तो सेम तस्वीर लगती है। लेकिन आज समझ में आया कि इस देश का टॉप जो एजेंसी है वो भी उसके पासवर्ड को क्रैक नहीं कर सकती। और उसके बारे में जो एक प्रचार किया, अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कहा है कि भाई उस फोन को मैंने स्विच ऑफ कर दिया जिस दिन से मैं पकड़ा गया। उसमें मेरे प्री पोल अलायंसेस की बहुत सी बातें हैं, मेरी स्ट्रैटेजी है पूरी इस इलेक्शन की, मैं उसकी एक्सेस अभी आपको नहीं दूंगा, आप अपने पास रख लीजिए। आप ये कहिए 3 जून के बाद, 3 जून के बाद, ठीक है। आप मेरी सारी स्ट्रैटेजी क्यों अभी जानना चाहते हैं? तो अगर जब आप एक इंटरनेशनल संस्था के पास हिंदुस्तान अप्रोच करता है, तो आप कैसे कहेंगे कि इंटरनेशनली लोग इस पे रिएक्ट नहीं करेंगे? नाउ एप्पल हैज टू गिव एन आंसर, और एप्पल को कहना होगा कि साहब दुनिया में इस तरह की कहीं नहीं, आप ही क्या ये सब घपला होता है। दूसरा, मैं भाई साहब एक बात और पूछ लूं, परसों ये जो भी हुआ, विदेश से जो भी बातें की, जिसको हमारे यहाँ कहा गया कि वो इंटरफेयर कर रहे हैं, उसके जवाब दो लोगों ने दी। उसका जवाब एक इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो जो स्पोक्स पर्सन थे, रणधीर जायसवाल जी ने भी दिया। मैं दर्शकों से भी पूछ लूं, और वो इतने लोगों ने रणधीर जायसवाल जी के उस वक्तव्य को पढ़ा। वक्तव्य कौन सा पढ़ा गया? जगदीप धनखड़ का। और जगदीप धनखड़ जी ने उसपे खुलेआम उस पे किया। नो, क्या जगदीप धनखड़ क्वालिफाइड है ये कहने के लिए? जगदीप धनखड़ इसका रोल क्या है? उनका रोल राज्यसभा को कंडक्ट करना है, चेयरमैन, एज अ चेयरमैन उस हाउस को चलाना है। जगदीप धनखड़ क्या का ये रोल ही नहीं है, अब वो जाके वहां जवाब दे रहे हैं। आप जब इस तरह की बातें करेंगे तो आज आज देश की एक प्रमुख जज जो हैं, जस्टिस नागरत्न, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को आप क्या कर रहे हैं भाई, तो इस पे जवाब नहीं पूछेंगे लोग। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये आप कुछ कहते रहे, नहीं हमारा इंटरनल मैटर नहीं है। अगर आप लोकतांत्रिक संस्थाओं को इस तरह से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हमारे संवैधानिक पदों को इस तरह से यूज करेंगे, तो बात तो उठेगी ही उठेगी। अब आपकी मूल बात पे आ जाता हूं, जो बहुत से लोगों को दिक्कत है कि ये सुनीता केजरीवाल जी या कल्पना सोरेन जी, क्या खराबी है, क्यों नहीं हो? मतलब अच्छा, और एक और खराब बात होती है, लोग तुरंत कहते हैं कि राबे, ये भी खराब बात है, ये भी खराब बात है। हमारे घर में आपकी माँ, आपकी दादी, आपकी नानी, आपका क्या सब हार्वर्ड से डिग्री लेके आए थे, जो हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं? ये ये निहायती वाहियात और बेहूदी बात है कि अगर कोई कहे कि अरे वो चला सकती थी तो ये क्यों नहीं। मेरा अपना मानना यह है कि कोई भी महिला क्वालिफाइड है किसी भी रोल के लिए। और सुनीता, आज वो क्या करें? आज आप केजरीवाल जी के पास एक्सेस नहीं है, वो अपने वकील से मिल सकते हैं और या अपनी पत्नी से मिल सकते हैं। आप उनको एक्सेस दे ही नहीं रहे कि अपने पार्टी के लोगों से मिले। वो पार्टी इलेक्शन के बीच में बैठी हुई है, वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके मंत्री हैं, आप उनको एक्सेस नहीं दे रहे हैं, तो अपनी पत्नी के थ्रू नहीं ऑपरेट करेंगे तो किसके थ्रू ऑपरेट करेंगे भाई? ये एक जबरदस्ती के लिए तंग करने वाली बात है। उसी तरह से हेमंत सोरेन का जो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे इतना कस के रखा गया है तो वहां पे भी कोई बहुत ढील नहीं दी गई होगी। उनका पॉइंट ऑफ कंटेक्ट वो है। अगर वो अपनी पत्नी को कोई इस तरह का लाभ दे रहे हो तो यू हैव ऑल द रीजंस टू से।
सुनीता केजरीवाल क्या बड़े आराम में है कि केजरीवाल जी चले गए हैं तो उनको ड्राइंग रूम में 4 सोफे और लग गए हैं और बड़ा भारी जश्न हो रहा है। वो जिस मानसिक स्थिति से गुजर रही हैं, उस मानसिक स्थिति में अगर वो आके कर रही हैं, तो मैं तो इसको ये कहूंगा कि दोनों महिलाएं इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी प्रहरी बन के उभरी हैं। कितनी महिलाएं आज अगर उनके हस्बैंड को जेल में अनिश्चितकालीन ही नहीं, जहां पे आप जेल में हत्याएं होने के कई आरोप लग रहे हैं, जहां पे ये डर है कि आपके 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 पति की हत्या भी हो सकती है। हत्या नहीं होगी तो आप बाद में कहेंगे नहीं वो हार्ट अटैक था। अगर इस तरह के आप काम कर रहे हैं, तो मैं तो इनको बहादुर महिलाएं मानूंगा। इन लोग आके कम से कम हमारी और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमको और आपको करना चाहिए था वो आके यहाँ कर रहे हैं। तो मेरे लिए किसी भी महिला का अगर वो आके हिम्मत कर रही है, और खास करके इन उसमें, तो ये बिल्कुल वाजिब है और इसका स्वागत होना चाहिए मेरे हिसाब से। कमल जी। मैं थोड़ी बात गठबंधन की स्थितियों के बारे में भी करना चाह रहा था। अभी मैं अभी से खबर पढ़ रहा था सुबह की पल्लवी पटेल और ओवैसी उत्तर प्रदेश में एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि वो भी अकेले 2 सीट लड़ेंगे। कल आपसे बात हुई थी तो उस पर हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से बिहार में भी जो लोजपा के दोनों गुट हैं वो आरजेडी राजग के साथ ही, एनडीए के साथ ही हैं। तो क्या कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कम से कम इन 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन को काफी मजबूत कर लिया है, और वो पहले से ही मजबूत थी और मजबूत हो गई है? ऐसे देखना सही होगा? मैं ये मानता हूं कि बिहार में जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ है एनडीए, उसने आपसी मतभेदों को ऊपरी तौर पर आपसी मतभेदों का निपटारा कर दिया है। ये साफ दिखाई पड़ता है। देखिए, मुकेश सैनी को उन्होंने सीट नहीं दी। मुकेश सैनी ने महागठबंधन से अपील की कि उनको कुछ दिया जाए। महागठबंधन ने भी उनको कुछ नहीं दिया। अभी उन्हें उम्मीद है, इसलिए उन्होंने कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की है कि वो एनडीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा, मांझी और पारस, इन तीनों को लग रहा है कि महागठबंधन से इन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि महागठबंधन से कुछ नहीं प्राप्त होगा। इसलिए एनडीए जिस तरीके से उन्हें रखेगा उस तरीके से ये रहेंगे, उसमें एनडीए से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन इससे इस बात की कोई गारंटी नहीं मिलती कि इनके वोटों का ट्रांसफर भी उसी प्रकार 2019 की तरह स्मूथली, बिना किसी दिक्कत के, सहजता से आपस में होगा। मेरा मानना है कि बिहार में जो मौजूदा एनडीए है उसके अंदर बहुत जबरदस्त अंदरूनी विरोधाभास और अंतर्विरोध हैं। उन अंतर्विरोधों का अंतर्विरोधी अभिव्यक्ति एक तो इस तरीके से हो सकती है कि लोग अपनी नाराजगियां व्यक्त करें, छोड़ के जाएं, वो नहीं हो रहा है, ये सही बात है आपकी। लेकिन वो अंतर्विरोध, विरोधाभास समाप्त नहीं हुए हैं, और इनमें आपस में सीटों का, आपस में वोटों का तबादला, इसके वोट उसको, उसके वोट इसको, ठीक से नहीं मिलेंगे और बहुत दिक्कत आएगी। भले ही चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ कितनी भी अच्छी और खुशनुमा हंसते हुए तस्वीरें खिंचवा लें, लगभग ऐसी ही स्थिति महाराष्ट्र में भी है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मैं ये कहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की एक और चाल है। यहां पर जब इंडिया गठबंधन की रैली हो रही है, उसी वक्त मीडिया ये खबर चला रहा है कि वहां पर असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल जमा हो रहे हैं। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी की हैसियत क्या है और पल्लवी पटेल की हैसियत क्या है। पल्लवी पटेल को तो काफी उन्होंने कोशिश की, अखिलेश यादव ने उनको एक दाना नहीं डाला। वो तो बहुत कोशिश करती नहीं कि इंडिया गठबंधन में आ जाए। दरअसल उनका इंडिया गठबंधन ने स्वागत नहीं किया। अब उनकी तस्वीर आ रही है टीवी पर कि वो असदुद्दीन ओवैसी खड़े हुए हैं और बगल में पल्लवी पटेल खड़ी हुई हैं, और 4-5 नेता खड़े हुए हैं लाइन लगाकर, और तीसरा मोर्चा बन रहा है। आप सोचिए, तीसरा मोर्चा बन रहा है, और ऐसे लोगों को मिलकर बन रहा है तीसरा मोर्चा जो ना एनडीए में जा सकते हैं और ना ही इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं, ऐसे लोग। और उनमें वो लोग भी शामिल नहीं है जो बड़ी क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियां हैं, जैसे कि भारत राष्ट्र समिति। भारत राष्ट्र समिति भी एक ऐसी शक्ति है जो ना इंडिया गठबंधन में है ना एनडीए में है। बीजू जनता दल ना इंडिया गठबंधन में है ना एनडीए में है। वो लोग नहीं है इसमें शामिल। वो लोग भी इनमें आ जाते तो मैं मानता कि तीसरा मोर्चा गंभीर कवायद है। ये नहीं है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ट्रोजन हॉर्सेस हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नॉट सो सीक्रेट एजेंट हैं। ये सिर्फ वोट कटवा की भूमिका उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये निभाएंगे, और उनको वोट भी कुछ खास नहीं मिलेगा। मुझे पक्का यकीन है जब नजदीक नतीजा आएगा, कोई भी जीते कोई भी हारे, वो इनकी वजह से कोई जीत हार नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि इनकी वजह से कोई जीत हार हो जाए। छोटी महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, वो चुनाव पर असर डालती हैं। पिछले राजस्थान विधानसभा के चुनाव में छोटी
महत्वपूर्ण पार्टियों ने चुनाव पर असर डाला था। मैं तो मानता हूं अशोक गहलोत ने उनके साथ अगर सीटों के तालमेल कर दिए होते तो वो चुनाव जीत गए होते। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो तथाकथित तीसरा मोर्चा है, ये कोई असर नहीं डालेगा। ये केवल जो राजनीति हो रही है उसके अंदर एक मीडिया के स्तर पर डिसरप्टर की भूमिका निभाने के अलावा इनकी और कोई हैसियत नहीं है। लेकिन आनंद सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या उत्तर प्रदेश में विपक्ष की राजनीति थोड़ी ज्यादा बिखरी हुई अभी लग रही है? जब पहले दौर का मतदान होने में कुछ समय बाकी है, तो अमेठी रायबरेली को लेकर फैसला नहीं हुआ है, मायावती तो अलग से चुनाव लड़ ही रही है, और इस तरह की छोटी छोटी खबरें। तो क्या वहां भाजपा के लिए बहुत ही एक स्मूथ मैदान सा है कि आराम से जीत जाएंगे वो? नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। देखिए, ये सारी मायावती किस दिन इंडिया गठबंधन के साथ थी? देखिए, ये फिर से नैरेटिव एक दिमाग में डाला जाता है, मायावती साथ नहीं है। मायावती किस दिन साथ थी? मतलब मेरी याद में तो पिछले 2.5-3 साल में किसी दिन साथ नहीं थी। ना उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा हो कि मैं इनके साथ हूं। दूसरी बात, ओवैसी, जैसे कहा जा रहा है ना कि इंडिया गठबंधन टूट गया, ओवैसी जी किस दिन साथ थे? पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे इलेक्शन लड़ी थी। तो मतलब मेरा सिर्फ कहना यह है कि इंडिया गठबंधन कहां टूटा। मैं जरा जमीनी हकीकत एक इसलिए बता दूं कि मेरे सामने वो आंकड़ा खुला हुआ है। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ओवैसी साहब की पार्टी ने 38 जगह चुनाव लड़ा था, 37 जगह जमानत जब्त हो गई थी, 37 जगह। और 2022 में उन्होंने 95 जगह चुनाव लड़ा था, क्योंकि इस बार हराना जरूरी था अखिलेश को। वो 0 जीते थे, 0 जगह सेकंड थे, 0 जगह थर्ड थे। उनको टोटल वोट 4,50,929 मिला था 95 सीटों में, जो एवरेज आता है 4,700 पर सीट, 0.5%। मैं सिर्फ कह ये रहा हूं कि ये एक चीज समझ लीजिए, मैं चुनाव को बहुत पास से देखा हूं। अगर आज आप कमल नयन जी, आप भी जाके चुनाव लड़ जाइए ना, और घर में बैठ के सिर्फ नॉमिनेशन करके घर चले आइए, हिंदुस्तान ऐसा विचित्र लोकतंत्र है हमारा कि 2-4 हजार वोट आपको भी मिल जाएंगे बिना प्रचार किए। मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं व्यक्तिगत अनुभव के साथ ही इस बात को कह रहा हूं। तो ये जो 2,000 और 4,000 वोट मिलते हैं, ये कोई सीरियस कैंडिडेट्स नहीं है। ये लोग एक हवा को बिगाड़ने का काम जरूर कर सकते हैं। और उसमें बेसिकली ओवैसी का क्या रोल है? ओवैसी जी का रोल ये है कि ये दिखाइए कि मुसलमान जो है वो इस गठबंधन को छोड़ के भाग रहा है। ग्राउंड पे अगर आप आके देखिए, और ये कहना नहीं चाहिए, क्या मुसलमान जाके बीजेपी को वोट करने लगेगा? जो अभी 2 दिन पहले लगातार जिस तरह से मुसलमान के लोगों के साथ जो जिस तरह का व्यवहार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, मेरी समझ में और मेरी जानकारी में और जिन समाज को मैं जानता हूं, शायद एक भी वोट अगर गलती से कहीं किसी मुस्लिम का पड़ गया जाए तो पड़ जाए, वोट नहीं मिलने वाला है मुसलमानों को। इनकी स्थिति वेस्ट बंगाल में भी बहुत खराब थी। मैं ये सिर्फ बात इसलिए बता रहा हूं, वेस्ट बंगाल में इन्होंने 2021 में 6 सीटें लड़ी थी, इनको कुल वोट मिले थे 10,852 वोट। ये ओवैसी साहब की पार्टी, अरे भाई, मेरे को दोस्त मित्र भी पार्टियां चलाते हैं, पार्टियां मैं बोल रहा हूं चलाते हैं। उसमें से एक साहब है, उनका अच्छा एक अभी उन्होंने मिठाई ठाई की बढ़िया दुकान खोली है, मेरे अच्छे मित्र हैं, चाट अच्छी बनाते हैं वो। उनका एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका आदमी एक, हमने कहा अरे आपका, अरे कहे आया था, उसने कहा कि भैया दे दीजिए टिकट, दे दीजिए। क्योंकि वो छोटे लेवल का जिसने टिकट लिया, वो छोटे लेवल के वकील साहब हैं और छोटी मोटी ठेकेदारी करते हैं। तो अगर वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो कम से कम पुलिस का जो बीट कांस्टेबल है और जो पुलिस का जो सबसे नीचे के वो कम से कम आके उसको तंग नहीं करेंगे। थाने में तो ठीक है, अच्छा थाने में भी थोड़ा हो सकता है कि जो लेन देन होता है वो थोड़ा कम हो जाए। तो इसलिए ये जो पार्टीज हैं, ये आके क्या करेंगे? मेरे ये सारे डिटेल मेरे पास है। ये तेलंगाना में क्यों नहीं मजबूती से लड़ रहे हैं, जहां की ओरिजिनली पार्टी है? इनको बिल्कुल तेलंगाना में मजबूती से लड़ना चाहिए, महाराष्ट्र में मजबूती से लड़ना चाहिए। प्रकाश अंबेडकर की बात को, अबे भाई अगर आप देखिए, बार बार कहा जा रहा है कि अरे भाई वो गठबंधन में थे कब जो चले गए? तो ये बात मेरे हिसाब से ये बिल्कुल, आनंद जी, वो भी असद ओवैसी के पुराने साथी हैं। जी, पिछला चुनाव उन्होंने ओवैसी के साथ मिलकर लड़ा था। जी, नहीं तो ये थे कब जो चले गए? तो मेरा तो कहना है ये नैरेटिव बीजेपी द्वारा चलाया जा रहा है कि देखिए ये छोड़ के,
आपने एक बार भी किसी ने बात की कि हनुमान बेनीवाल एनडीए को छोड़ के इधर आ गए? किसी ने बात की जो ट्राइबल पार्टीज हैं राजस्थान में? किसी ने बात की कि राम टहल चौधरी झारखंड में आ गए? किसे मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये भी हो रहा है। कितने लोग बात कर रहे हैं? कितने लोग बात कर रहे हैं? तो वो नैरेटिव है बीजेपी का, और खास करके यूपी में राह आसान नहीं है। सब कुछ खराब हो जाने के बाद भी आरएलडी और बीजेपी के लोगों का जिस तरह का मल्लयुद्ध परसों आपने देखा था, अगर चाहिएगा तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। वो लग रहा था, मुझे पहली बार लगा कि ये शायद कुछ मारपीट का जो पुराना उद्देश्य, ऐसी मारपीट जम के हो रही थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी और बीजेपी के बीच में, जो सहयोगी दल हैं, तो ये सहयोगियों की हालत थी। अंकिता भंडारी का नाम लेके 2 सितंबर, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो सितंबर 2022 में उस लड़की की हत्या हुई थी। उस लड़की की हत्या जब हुई थी तो कहा गया था, और एक जिस रिसोर्ट में हुई थी पौड़ी के, वो एक किसी भाजपा के लड़का उसको चलाता, भाजपा कोई का नेता था, उसका लड़का चलाता था, आर्या या मौर्या, मैं नाम अभी तुरंत भूल रहा हूँ। और उस समय पहली बात ये आई थी प्रथम दृष्टया कि दिल्ली के कोई बड़े नेताजी आते हैं जिनके लिए यहाँ सब ये सब तैयारी की जाती है। आज तक पता लगा दिल्ली के कौन नेता आते हैं? परसों स्मृति ईरानी जी को वहां से भागना पड़ा था। वो सारे वीडियोस हैं। जब लोग अभी भी अंकिता भंडारी को मरे 1.5 साल से ज्यादा हो गया, लोग पूछ रहे हैं कि अंकिता भंडारी में क्या हुआ और क्या आप क्या जवाब देंगे? जवाब नहीं है पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास जवाब देने को नहीं है। और इस पहली बार मैं एक और चीज देख रहा हूं, अबे भाई साहब, पहली बार मैं देख रहा हूं कि लोग उम्मीदवारों से को कन्फ्रंट कर रहे हैं। और ये वाइड स्प्रेड है। राजस्थान में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है। लोग कन्फ्रंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या किया आप, यहाँ आए थे, आपने क्या किया? वो जो वहां के शेखावत साहब है, अगर मैं गलत नहीं, 2019 का पेपर लेके वो व्यक्ति आ रहा है कि आपने ये कहा था, आपने किया क्या? अच्छा देखा जाएगा। वो देखा नहीं जाएगा, उन लोगों को उल्टे पैर वापस जाना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि आप विपक्षी पार्टी आए चाहे ना आए, जनता अपना एजेंडा खुद तय करेगी। एक आखिरी सवाल मैं आप दोनों लोगों से उस पर टिप्पणी चाहूंगा जी। कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर हम यह कह सकते हैं कि ये चुनाव वहां मजबूती से लड़ा जाएगा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहुत मजबूत टक्कर है और वहां भाजपा को नुकसान भी हो सकता है या विपक्षी गठबंधन फायदे में रह सकता है? पहले वह सर आपकी टिप्पणी। देखिए, आमतौर पर ये धारणा मीडिया जनित धारणा है। ये धारणा बन गई है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और गुजरात, इन तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई मुकाबला ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 100% परिणाम हासिल कर लेगी। मेरा मानना, जो मैं अखबारों में पढ़ रहा हूं और अपने मित्रों से छन छन के मुझे खबरें मिल रही हैं, मैं मानता हूं कि इन तमाम जगहों पर भी मामला इतना सीधा और सरल नहीं है। जो छतरी वाला प्रश्न गुजरात की राजनीति में उठा है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता को लगातार क्षमा मांगनी पड़ रही है, वो इस बात का सबूत है कि समस्या हर जगह है। चुनाव कहीं भी आसान नहीं है। हर चुनाव को लड़के आपको जीतना ही पड़ता है और जब तक आप जीत ना जाए तब तक चुनाव जीता हुआ नहीं होता है। इसलिए कहीं भी ऐसी स्थिति बन सकती है कि भाजपा का प्रदर्शन 100% न रह जाए। भले ही मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा ऐसी स्थिति में इन राज्यों में कहीं है भाजपा प्रदर्शन 10% रह जाएगा या 15% रह जाएगा या 25% रह जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में अच्छा परिणाम निकालेगी, लेकिन वो परिणाम कितना अच्छा होगा, प्रश्न इस बात का है। पिछली बार 100% अच्छा था। भाजपा के साथ समस्या ये है कि वो 100% अच्छा करने के लिए बेचैन है। उसकी बेचैनी का सबसे बड़ा कारण ये है। और किसी भी राज्य में ऐसी स्थिति बन सकती है कि भाजपा का परिणाम 95% और 100% न रह जाए। ये राज्य हैं जिनके बारे में मान लिया गया है कि भाजपा यहाँ पे भाजपा ही अकेली चुनाव लड़ रही है, बाकी सब लोग तो बस औपचारिक रूप से ही मौजूद हैं। राज्यों की एक और श्रेणी है जो बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी है, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। वहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 130+ सीटें जीती थी। इनमें बिहार आता है, इनके अंदर महाराष्ट्र आता है, इसके अंदर पश्चिम बंगाल आता है, इसमें कर्नाटक आता है, इसमें तेलंगाना आता है, इसके अंदर उड़ीसा आता है। ये राज्य, इसके अंदर 9 राज्य हैं ये जिनके अंदर भाजपा ने 130 से ज्यादा सीटें जीती थी। ये वो राज्य हैं जहां भाजपा की चुनाव परिणाम को दोहराने की क्षमता पर एक बहुत ही बड़ा गंभीर सवालिया निशान लगा है। कुछ भाजपा भी निश्चिंत नहीं है कि वो इन राज्यों में क्या हासिल करेगी। तो अगर भाजपा इन राज्यों में 2019 वाला परिणाम हासिल कर लेती है तो मैं समझता हूं वो बहुत बड़ा तीर उसने मारेगी। लेकिन यहाँ पर भाजपा को गंभीर नुकसान होगा
और उसके पास रिकवरी के लिए दूसरी ग्राउंड नहीं है। आनंद सर, इसी प्रश्न को मैं आपके सामने रखूंगा थोड़ा-सा घुमाकर कि कांग्रेस किन राज्यों में या विपक्षी दल किन राज्यों में अपना प्रदर्शन ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं? नहीं, देखिए इंडिया गठबंधन को मेरे हिसाब से 3 राज्यों में उसको अच्छा इंडिया गठबंधन के जो बाकी नॉन कांग्रेस जो जहां लीडरशिप है उसमें 4 राज्य, माफ कीजिएगा, 4 राज्य में उनको अपने प्रदर्शन को ठीक करना है। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। ये अखिलेश यादव जी के ऊपर सारा दारोमदार है कि वो किस तरह से लीड कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। दूसरा राज्य है बिहार, जहां पे तेजस्वी यादव जी के ऊपर सारा दारोमदार है। तीसरा राज्य है वेस्ट बंगाल, जहां पे ममता बनर्जी जी रणनीति के तहत वो कोई सीट नहीं दी है, लेकिन ममता बनर्जी जी पार्ट ऑफ इंडिया गठबंधन है, ये उन्होंने कहा भी है। और उनकी पार्टी का प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में भदोही से ललितेश्वर मणि त्रिपाठी जी टीएमसी के कैंडिडेट होके इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो यहाँ वो पार्ट ऑफ द इंडिया गठबंधन है। तो ममता बनर्जी जी, और चौथा मेरे हिसाब से उद्धव ठाकरे साहब। उद्धव ठाकरे को भी वहां स्टैब्लिश लीडरशिप उनकी है, और ये 4 लोगों को अपने यहां बहुत अच्छा करना है। अब मैं कांग्रेस पे आ जाऊं। कांग्रेस में जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि कांग्रेस को जो सबसे बड़ी एक, मैं केरल को नहीं जोड़ रहा हूं क्योंकि केरल में चित भी मेरी पढ़ भी मेरी टाइप स्थिति है। वो कांग्रेस जीते, लेफ्ट जीते, वो दोनों चिटपट दोनों इंडिया गठबंधन में ही रहने वाले हैं, तो इसलिए वहां कोई बहुत मुश्किल नहीं है। कर्नाटका में मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां डीके शिव कुमार अगर जैसा कहते हैं कि मैं 20 सीट से ऊपर यहां डिलीवर करूंगा, तो डीके शिव कुमार अगले 5-10 साल में भारतीय की राष्ट्रीय राजनीति में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होने जा रहे हैं, क्योंकि वो अहमद पटेल नहीं है। अहमद पटेल वाज मोर ऑफ अ डील मेकर। वो डील करना, पीछे करना, रात में हम 10 बजे सो के उठते हैं, सुबह 4 बजे तक मिलते हैं, वो ये सब तमाशे करते थे। डीके शिव कुमार ग्राउंड में रह के लड़ाई करने में विश्वास रखते हैं, और आज जब जरूरत पड़ी थी तो अपने को उन्होंने पीछे भी खींच लिया था सिद्धारमैया के सामने। तो कर्नाटका मेरे हिसाब से कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवंत रेड्डी, तेलंगाना, अगेन वन स्टेट जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि वहां ठीक करना चाहिए। 2 जगह का मैं और इसलिए नाम ले रहा हूं, छत्तीसगढ़, क्योंकि वहां भूपेश बघेल की सारी चीजें इस समय दांव पे लगी हुई हैं, वो खुद इलेक्शन में उतरे हुए हैं, और राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों लोग। तो मैं कांग्रेस की दृष्टि से इन 4 राज्यों को इसलिए इंपॉर्टेंस दे रहा हूं कि इन 4 राज्यों का मिलके भी करीब 70-80-85 सीट होती है, जहां कांग्रेस की पिछली बार 3-4-5 सीटें थी। तो मैं मध्य प्रदेश को इसमें नहीं डाल रहा हूं। मध्य प्रदेश में जो भी आ गया वो एक्स्ट्रा आ गया। दिल्ली में जो आ जाएगा ठीक है, वो आम आदमी पार्टी और इनके उसमें आ जाएगा। लेकिन प्रमुख रूप से ये 4, जहां पे कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये 4 राज्य ऐसे हैं जिसको कांग्रेस को डिलीवर करना है। 4 राज्य ऐसे हैं जिसमें इंडिया गठबंधन में इनके साथियों को डिलीवर करना है। इन 8 राज्यों में अगर कांग्रेस ने, और मैं नॉर्थ ईस्ट की भी बात नहीं कर रहा, नॉर्थ ईस्ट में बहुत इस समय बात करने को है, किसी दिन समय रहा तो केवल नॉर्थ ईस्ट पे किया जाएगा। इन 8 राज्यों में अगर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और दूसरी पार्टियां ठीक परफॉर्म करती हैं, तो बीजेपी के लिए तो 272 बहुत दूर की कौड़ी है। कमल, तो आज की बातचीत को हम यही विराम देते हैं। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में आनंद वर्धन जी और अभय जी से बातचीत करेंगे। आप दोनों लोगों को बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।